नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पोम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए देखते हैं हम इस पोम में पढ़ने क्या वाले हैं और किसके जरिए चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले तो है हमारे पास क्रो और एक हेमलॉक ट्री। क्रो आप सभी जानते हैं, क्रो यानी होता है कौवा, और हेमलॉक ट्री स्टूडेंट्स होता है एक बहुत ही पॉइजनस यानी कि विषैला पौधा। और दूसरा है हमारे पास डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि इसमें हमें बताया गया है जो बर्फ होती है उसके टुकड़ों के बारे में और वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है इस पोम के अंदर, वही सब हम समझेंगे। अब चलिए आगे और अब जानते हैं कि हम इस पोम को पढ़ने के बाद कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे। इस पोम को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, सीखने के बाद हम कौन कौन सी चीज़ें सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ नेचर के बारे में, यानी कि नेचर की सराहना करना कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको एप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है और वो एप्रिसिएशन के लायक भी है। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट में। फिर है हमारे पास थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म यानी होता है जब आप फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स कोई पॉजिटिव थॉट रखते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिज्म कहते हैं। यानी कि जब आप भविष्य के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं वो ऑप्टिमिज्म कहलाता है। तो हम समझेंगे थीम ऑफ ऑप्टिमिज्म के बारे में और फिर हम समझेंगे इसके कुछ डिवाइसेस जैसे कि सिंबॉलिज्म और ब्रेविटी के बारे में। सिंबॉलिज्म होता है यहाँ पे जो हम क्रो की बात कर रहे हैं, हेमलॉक ट्री की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रतीक हैं, हमें कोई ना कोई चीज़ समझा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका सिंबॉलिज्म। और ब्रेविटी यानी होता है कोई भी ऐसी कविता स्टूडेंट्स, जैसे कि ये भी है डस्ट ऑफ स्नो, जो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही संक्षिप्त होती है और बहुत ही कम वर्ड्स में अपने मैसेज को कन्वे कर देती है, वो पोम कहलाती है ब्रेविटी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से पोम को शुरू करते हैं। और पोम को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? उस पोम के पोएट के बारे में जानना। तो देखिए ये जो आपकी पोम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जिनका बर्थ 26 मार्च 1874 को हुआ था और जिनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट थे स्टूडेंट्स, और ये जब फेमस हुए थे, जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, तो पहले तो ये फेमस इंग्लैंड में हुए थे, जबकि ये कहाँ पे जन्मे थे? अमेरिका में। लेकिन धीरे धीरे जब ये फेमस हो गए, इनका काम लोगों ने सराहना करा, तो फिर क्या हुआ? ये यूनाइटेड स्टेट्स में भी फेमस हो गए। तो चलिए जल्दी से अब हमारी पोम को शुरू करते हैं। अब देखिए इस पोम को हम स्टूडेंट्स दो अर्थ में समझेंगे, टू मीनिंग्स हैं इसके। पहला तो है लिटरल मीनिंग, यानी कि जैसे ये पोम लिखी हुई है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका मीनिंग समझेंगे। दूसरा होता है फिगरेटिव या फिर पोएटिक मीनिंग, यानी कि इस पोम के पीछे ये जो लाइंस लिखी गई हैं, वर्ड्स लिखे गए हैं, आखिर इसके जरिए क्या मैसेज हमको दिया जा रहा है, वो सब हम समझेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पोम है स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में है? पोएट के बारे में है। ठीक है, पोएट क्या कर रहे हैं? बहुत ही ज़्यादा उदास हैं किसी चीज़ को लेकर, शायद अपनी लाइफ को लेकर, और स्नो की बात हुई है तो मतलब किसका समय है? विंटर का समय है। तो विंटर का समय है, हर जगह पे बर्फ़ गिरी हुई है, वो बहुत उदास होकर कहीं से जा रहे हैं। अचानक से क्या होता है? एक हेमलॉक ट्री है, विषैला पौधा, उसके ऊपर एक क्रो बैठा है और वो क्रो क्या करता है? हमारे पोएट के ऊपर क्या कर देता है? कुछ स्नो फ्लेक्स गिरा देता है, यानी कि बर्फ के टुकड़े गिरा देता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पोम को। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। क्या कह रही है? The way a crow, कि जिस प्रकार से एक क्रो ने, एक कौवे ने, shook down on me, मेरे ऊपर गिरा दिए। क्या गिरा दिए? The dust of snow, बर्फ के वो छोटे छोटे टुकड़े। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? पीसेज ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। टुकड़ों को क्या कहा गया है? डस्ट कहा गया है। कहाँ से गिरा दिए? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर उसने क्या गिरा दिए? क्रो ने एक छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरा दिए। हेमलॉक ट्री कौन सा होता है? एक छोटा सा पॉइजनस ट्री है, पॉइजनस प्लांट है। हैज़ गिवन माई हार्ट, जैसे ही ये हुआ कि क्या हुआ? पोएट जा रहे थे, एक कौवा जो था, क्रो जो था, वो हेमलॉक ट्री पे बैठा था और उसने क्या किया? वो थोड़ा सा हिला, जिससे क्या हुआ? पोएट के ऊपर कुछ स्नोफ्लेक्स गिर गए। तो अब वो बता रहा है कि ये जो सारी चीज़ हुई उससे मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, हैज़
गिवन माई हार्ट, इसने दिया मेरे हृदय को, क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, कि मेरा जो मन था, मेरा जो मूड था उसमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया, उसको बदल दिया, उसमें बदलाव ला दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, और कुछ समय, कुछ पार्ट मेरे दिन का बचा लिया। क्या कर लिया? सेव्ड सम पार्ट, कि मेरे दिन का कुछ जो पार्ट था वो बचा लिया ऑफ अ डे, जो मेरा दिन था, जो दिन में किस में बिता रहा था? रूड, रूड यानी होता है रिग्रेट। क्या होता है? रिग्रेट या फिर पश्चाताप, ठीक है। तो पोएट कह रहे हैं कि ये जो दिन मैं किस में बिता रहा था? रिग्रेट में बिता रहा था। इस क्रो ने क्या किया? मेरे ऊपर ये स्नोफ्लेक्स गिरा कर क्या कर दिया? मेरे दिन को बचा लिया, जो दिन मैं किस में बिता रहा था? पश्चाताप में, यानी कि रिग्रेट में बिता रहा था। समझ में आया क्या हुआ? फिर से रिवाइज करते हैं। पोएट जा रहे थे एक जगह से, एक ट्री पर, हैमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा था, और उसने क्या किया? वो थोड़ा सा हिला, जिससे क्या हुआ? पोएट अपने थॉट्स में गुम थे, है ना, कुछ सोचते सोचते जा रहे थे, थोड़े से सैड थे, ठीक है। तो जैसे ही क्रो ने उनके ऊपर क्या गिराए? वो स्नो फ्लेक्स गिराए, स्नो के टुकड़े गिराए, पीसेस गिराए, तो एकदम से जो पोएट थे वो क्या हो गए? उनका मूड बिल्कुल बदल गया। वो पहले उदास थे और एकदम से क्या हो गए? खुश हो गए। और वो कह रहे हैं कि ऐसा होने से क्या हुआ? जैसे ही क्रो ने मेरे ऊपर वो स्नो पीसेस गिराए, तो मेरे जो दिन का जो समय था, जिसे मैं किस में बर्बाद कर रहा था? रिग्रेट में बर्बाद कर रहा था, पश्चाताप में बर्बाद कर रहा था, उसे उसने बचा लिया, ठीक है। अब ये तो हुई हमारा ये इस पोम का लिटरल मीनिंग, यानी कि जैसा हमारे सामने लिखा हुआ है बिल्कुल वो हमने पढ़ लिया। अब समझते हैं स्टूडेंट्स इस पोम का फिगरेटिव यानी कि पोएटिक मीनिंग, कि आखिर इस सब से पोएट हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले आपको एक दो चीजें समझनी पड़ेगी। कॉपी पेन ले लीजिए और इनको आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे जो क्रो है स्टूडेंट्स, क्रो क्या दर्शाता है? जब भी हम किसी भी रिलीजन में या किसी भी कल्चर में क्रो को कैसा माना जाता है? थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। कैसा माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है। क्या इसको अच्छा माना जाता है? किसी प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है इसको? बिल्कुल नहीं। क्रो को कैसा माना जाता है? नेगेटिव माना जाता है, या फिर आप कह लीजिए कैसा माना जाता है? डार्क माना जाता है, या फिर आप कह लीजिए कैसा माना जाता है? डूमी माना जाता है, ठीक है। तो क्रो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या दिखा रहा है? नेगेटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा आइए, यहाँ पे स्नो की बात हो रही है। स्नो कैसी होती है? वाइट होती है। स्नो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है ना, आंखों को एकदम क्या देती है? पीस देती है, शांति देती है। तो यहाँ पे जो स्नो है वो क्या दर्शाती है? प्योरिटी दर्शाती है, यानी कि पवित्रता दर्शाती है, या आप कह लीजिए लाइफ दर्शाती है, या आप कह लीजिए पॉजिटिविटी दर्शाती है, ठीक है। समझ में आ गया? अब हमारे पास है यहाँ पे हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मैंने आपको क्या बताया? एक कैसा पेड़ है? पॉइजनस ट्री है। कैसा है? पॉइजनस, यानी कि विषैला है। अब पॉइजनस है तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई चीज अगर विषैली होगी तो वो क्या दर्शाएगी हमको? डेथ दर्शाएगी। क्या दर्शाएगी? डेथ दर्शाएगी, मृत्यु दर्शाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया क्रो क्या दर्शा रहा है? डार्कनेस दर्शा रहा है। स्नो क्या दर्शा रहा है? प्योरिटी दर्शा रहा है। हेमलॉक ट्री क्या दर्शा रहा है हमको? डेथ दर्शा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं इसका पोएटिक मीनिंग। क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं, हमारे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं जो पूरा दिन किस में बिता रहा था? रिग्रेट में बिता रहा था, जिसको मैंने क्या कर दिया था? रूइट कर दिया था, यानी कि रिग्रेट कर रहा था मैं उस पूरे दिन की, पश्चाताप में मैं जिस दिन को बिता रहा था, उसको किसने बचा लिया? स्नो ने बचा लिया। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो कहना चाह रहे हैं कि एक दिन जो मैं किस में बिता रहा था? डार्कनेस में बिता रहा था। किस में बिता रहा था? डार्कनेस में बिता रहा था। किसके बारे में सोच रहा था? डेथ के बारे में सोच रहा था, रिग्रेट कर रहा था चीज़ों को लेकर, पुराने डिसीजंस को लेकर मैं रिग्रेट कर रहा था, डेथ के बारे में सोच रहा था, डार्कनेस के बारे में सोच रहा था, नेगेटिविटी से मैं भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान किसके ऊपर गया? नेचर के ऊपर गया। किसके ऊपर गया? नेचर के ऊपर गया। अचानक से जैसे ही उस क्रो ने क्या किया? मेरे ऊपर क्या गिराए थे? स्नोफ्लेक्स गिराए थे।
तो जैसे ही मैं अचानक से अपने थॉट से बाहर आया और मेरा ध्यान नेचर के ऊपर गया, नेचर की प्योरिटी के ऊपर गया, उसकी पॉजिटिविटी के ऊपर गया, तो क्या हो गया, मेरा जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। और नेचर ने क्या किया, मेरे दिन को बचा लिया, जिसे मैं किस में बर्बाद कर रहा था, रिग्रेट में बर्बाद कर रहा था, पश्चाताप में बर्बाद कर रहा था। अब इससे पोएट कहना क्या चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं, वो आपको ये समझाना चाहते हैं कि नेचर क्या होता है, नेचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग कभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, उदास हैं, और सिर्फ आप शांति से थोड़ी देर बैठ कर नेचर को क्या करें, बस देखें, तो ही आपको क्या मिल जाएगी, पीस मिल जाएगी, यानी कि शांति मिल जाएगी। कुछ छोटी छोटी नेचर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको क्या दे देती हैं, पीस दे देती हैं, शांति दे देती हैं, पॉजिटिविटी दे देती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे लाइफ में जब भी ऐसा कोई डार्क समय आए, कोई भी मुश्किल समय आए, तो हमें क्या करना चाहिए, नेचर की तरफ देखना चाहिए, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मूड है वो बिल्कुल ही बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पोम के समझे दोनों ही मीनिंग, लिटरल मीनिंग भी समझा हमने और पोएटिक मीनिंग भी समझा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ हार्ड वर्ड्स हैं हमारे पास जो हमने पीछे पढ़े हैं, उनको फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ के टुकड़े। हेमलॉक यानी है एक विषैला फूलदार पौधा जिसपे व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं। और रूड यानी होता है पश्चाताप या रिग्रेट। ठीक है, अब हमने ये पोम कंप्लीट कर ली। अब समझते हैं कि हमने इस पोम से सीखा क्या। तो सबसे पहले तो हमने क्या सीखा, नेचर्स कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, जो स्टूडेंट्स, हमारी प्रकृति है उसके पास एक कैपेसिटी है, वो क्या है, सक्षम है किसमें, बदलाव लाने में। हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या है, सक्षम है, उसके पास कैपेसिटी है। जैसे कि यहाँ पर हमने इस बात को कैसे समझा, जो पोएट थे वो काफ़ी ज़्यादा सैड थे, अपसेट थे, लेकिन जैसे ही उनका ध्यान नेचर पे गया तो उनका मूड क्या हो गया, बैड से बिल्कुल ही गुड हो गया। तो इससे हमें समझ में आता है कि नेचर के पास क्या है, एक कैपेसिटी है ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि बदलाव की। दूसरा हमने सीखा, नथिंग इन लाइफ इज स्मॉल, कि जीवन में कुछ भी छोटा नहीं होता है। ये हमने कैसे समझा, कि हमने ऐसे समझा कि वो छोटे छोटे जो बर्फ के टुकड़े थे, अचानक से उसने ही पोएट के पूरे मूड को क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, उसमें बिल्कुल पॉजिटिव चेंज ला दिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारे आसपास अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ छोटी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हम उस पर ध्यान देना चाहें, या फिर हम नेचर पे ही ध्यान देना चाहें, नेचर की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहें, तो वो क्या कर सकती है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। अब चलिए, यहाँ पर हो गई हमारी पोम कंप्लीट, लर्निंग आउटकम कंप्लीट। अब मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे और उसका सही आंसर ढूंढेंगे। सबसे पहला देखिए, व्हाट डज द पोएट मीन बाय रूट इन द पोम। इस पोम में पोएट का रूट से तात्पर्य क्या है, रूट मतलब वर्ड का क्या मतलब है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंजॉयड यानी कि मस्ती करना, ऑप्शन बी वेस्टेड यानी कि बर्बाद, ऑप्शन सी रिग्रेटेड यानी कि पश्चाताप, ऑप्शन डी रिमेंबर्ड यानी कि याद करना। तो याद कीजिए, रूट का मतलब क्या होता है, पश्चाताप, और रिग्रेट का मतलब भी क्या होता है, पश्चाताप। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रिग्रेटेड। आगे चलिए, दूसरा देखिए, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिंबलाइज इन द पोम। इस पोम में स्टूडेंट्स, इस कविता में जो हेमलॉक ट्री है वो क्या दर्शा रहा है, वो किसका प्रतीक है। ठीक है, वो जो हेमलॉक ट्री है वो किसका प्रतीक है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए हैप्पीनेस एंड जॉय, खुशी का प्रतीक है, ऑप्शन बी सैडनेस एंड डेथ, दुख का और मृत्यु का प्रतीक है, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, ताकत का और दृढ़ता का प्रतीक है, ऑप्शन डी ब्यूटी एंड एलिगेंस, सुंदरता का और नाजुकता का प्रतीक है। तो याद कीजिए, हेमलॉक ट्री हमने पढ़ा था, हेमलॉक ट्री क्या होता है, पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस होता है। और कोई चीज़ अगर पॉइजनस होगी तो वो हमें क्या दर्शाएगी, डेथ दर्शाएगी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सैडनेस एंड डेथ। आगे चलिए, अगला देखिए, व्हाट इफेक्ट डज द डस्ट ऑफ स्नो हैव ऑन द पोएट। कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो थी, बर्फ के जो टुकड़े थे,
उन्होंने पोएट पे किस प्रकार से प्रभाव डाला, उन पर क्या इफेक्ट डाला। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इट मेक्स हिम अनकंफर्टेबल, वो उसे अनकंफर्टेबल कर देती है। ऑप्शन बी इट कॉजेज हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन हिज लाइफ, कि ये किसका कारण बनती है कि पोएट अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, यानी कि अपने लाइफ के बारे पे ध्यान देते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ऑप्शन सी इट चेंजेस हिज मूड फ्रॉम बैड टू गुड, कि वो इसके मूड को, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या कर देती है, पोएट के मूड को बुरे से अच्छा कर देती है। और ऑप्शन डी इट डज नथिंग, कि ये कुछ भी नहीं करती है। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि डस्ट ऑफ स्नो क्या करती है, जैसे ही वो क्रो जो होता है वो पोएट पे स्नो फ्लेक्स गिराता है, डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, तो उनका मूड में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। वो पहले कैसे होते हैं, सैड होते हैं, उनका मूड जो होता है वो बैड होता है, और बाद में क्या हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं और उनका मूड अच्छा हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इट चेंजेस हिज मूड फ्रॉम बैड टू गुड। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू।